हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। यहाँ पर धारावाही लूप भी प्रयोग किया जा सकता है या फिर आप लिख सकते हैं धारावाही कुंडली पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो आप ध्यान दीजिए इसके लिए, मान लीजिए किसी स्थान पर जो है कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया और इस चुंबकीय क्षेत्र में जो है एक यहाँ पर आयताकार कुंडली या फिर बोल सकते हैं आयताकार लूप, इस प्रकार से आप बनाएंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगी आयताकार कुंडली बोल सकते हैं या फिर इससे आप बोल सकते हैं आयताकार लूप। इसे जो है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर लटका दिया गया है इस प्रकार से। यहाँ पर ये एक आयताकार कुंडली, इसे हम लोग मान लेते हैं P Q R S। इस आयताकार लूप को जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में इस प्रकार से यहाँ पर लटका दिया गया है और इसमें आप मान लीजिए इसमें जो है I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे जाएगी और यहाँ पर भी इस प्रकार से प्रवाहित होगी। तो इसमें जो है I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अलावा हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना जो इसकी लंबाई है पी क्यू बराबर आर एस। क्योंकि आयताकार है इसलिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बराबर L, यानी कि इसकी लंबाई यहाँ पर मान ली गई है L। जो ये वाली लंबाई है इसकी लंबाई हो गई L। इसके अलावा जो इसकी चौड़ाई है ये वाली भुजा, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं QR बराबर PS। इसका मान यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं B। इसकी जो चौड़ाई है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है इसे मान लिया गया B। तो लंबाई L मान ली गई है और इसकी चौड़ाई कितनी है B। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इस कुंडली में यानी कि इस लूप में जब धारा प्रवाहित होगी और ये कहाँ रखी गई है, चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये यहाँ पर जो लूप है चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो इस पर जो है बल आरोपित होता है। याद रखिएगा, इस पर जो बल आरोपित होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि इसमें ध्यान दीजिए जो ये वाली भुजा है यानी कि QR और इसके अलावा इधर भुजा दी गई है PS। इस पर जो बल आरोपित होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस तरफ, और इस पर जो बल आरोपित होगा वो इस प्रकार से। और इसके अलावा ध्यान दीजिए इस बिंदु पर मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जो बल आरोपित होगा यानी कि इस भुजा पर, उसकी दिशा इस प्रकार से है यानी कि F। और इसके अलावा यहाँ पर मान लेते हैं जो इस तरफ यहाँ पर बल आरोपित होगा, इसकी दिशा हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये F1 है, यहाँ पर ये F2 है। इसी प्रकार जो इधर बल आरोपित हो रहा है ये F3 है और यहाँ पर जो बल आरोपित हो रहा है वो F4 है। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बल की दिशा है यानी कि जो F1 और F2 है, तो बल की दिशा जो है इसमें दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से ज्ञात की जाती है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 आपको बताया गया है, यानी कि दाएं हाथ की हथेली को आपको इस प्रकार करना है कि जो चारों उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए और अंगूठा जो है प्रवाहित धारा की दिशा में होना चाहिए। तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा होती है वो यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इसमें जब हम लोग बल की दिशा ज्ञात करेंगे तो जैसे कि ध्यान दीजिए ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो उंगलियां इस दिशा में होनी चाहिए और अंगूठा आपको धारा की दिशा में। जैसे कि कुंडली में ये धारा प्रवाहित हो रही तो अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होंगी। तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा होगी वो यहाँ पर इन चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो यहाँ पर भुजा QR और इसके अलावा PS में 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक F3 इसके अलावा F4। ये दोनों बल जो है परिमाण में समान है, यानी कि F3 और इसके अलावा जो F4 है ये दोनों परिमाण में समान होंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए इनकी दिशाएं दोनों की विपरीत है। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक ऊपर की ओर जा रहा है एक नीचे की ओर, तो यहाँ पर ये दोनों जो है परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, लेकिन इन दोनों की जो क्रिया रेखा है वो एक ही है। ध्यान दीजिए यहाँ पर इन दोनों की जो क्रिया रेखा है
वो एक ही है। तो क्रिया रेखा एक ही होने के कारण ये दोनों बल जो है एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। ये दोनों बल जो है एक दूसरे के प्रभाव को यहाँ पर निरस्त कर देंगे, यानी कि F3 और F4 ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। और क्यों कर देते हैं? क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं जो है एक ही है। और इसके अलावा जो बल F1 है ये यहाँ पर कागज के तल के लंबवत है, यानी कि जो बल F1 और F2 है ये कागज के तल के लंबवत हैं। इसके अलावा दोनों जो है यानी कि F1 और F2 दोनों यहाँ पर बराबर, इसके अलावा समांतर और विपरीत दिशाओं में हैं। ध्यान दीजिए, परिमाण में बराबर हैं, इसके अलावा याद रखिएगा समांतर हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। और क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण जो है ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और ये जिस बलयुग्म का निर्माण करते हैं उसे बोला जाता है विक्षेपक बलयुग्म। याद रखिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं विक्षेपक बलयुग्म। तो आप लोग ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो बल F1 और F2 है ये परिमाण में समान, इसके अलावा समांतर और विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं जो है दोनों की अलग अलग होने के कारण ये जो है एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं विक्षेपक बलयुग्म। तो यहाँ पर ये जो बल कार्य करेगा यानी कि F1 बराबर F2 बराबर आप बता सकते हैं यहाँ पर I/B/L साइन थीटा। थीटा का मतलब आपको बताया गया, ये दोनों जो है कागज के तल के लंबवत हैं। लंबवत होने का मतलब यहाँ पर इनका मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे यहाँ पर धारावाही लूप पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण बराबर, यहाँ पर लिखेंगे आप एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये यहाँ पर जो है बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र है कि एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। तो आघूर्ण को हम लोग लिखेंगे टाउ से एक बल का परिमाण। ध्यान दीजिए, दो बल थे F1 और F2, इनमें से किसी भी एक बल का परिमाण गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी के लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका फिगर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये बल दिया गया है आपको F1 और इसके अलावा इधर दूसरा दिया गया है यहाँ पर आपको F2। तो अगर इसको हम लोग मिला दें इस प्रकार से, ध्यान दीजिए ये हो जाएगा। और ये रखा कहाँ गया था? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। ये हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र B। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस पर हम लोग अक्ष खींच देते हैं, ये हो जाएगा इसका अक्ष। इस प्रकार से लूप का अक्ष से आप बता सकते हैं, ये जो खींचा गया है ये हो गया है लूप का अक्ष। तुम लोग मान लेते हैं जो लूप का अक्ष है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो B है इससे किस कोण पर है? थीटा कोण पर है। अब इसको ध्यान दीजिए आगे बढ़ा दीजिए इस प्रकार डॉट डॉट, और इसके अलावा इसको भी मिला दीजिए इस प्रकार से डॉट डॉट, क्योंकि आपको लंबवत दूरी प्रयोग करनी है। तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर A, ये B और इसको यहाँ पर मान लेते हैं C। इस प्रकार से तो लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि एक बल आपका ये है एक बल ये है, तो इसकी लंबवत दूरी ये वाली होगी, इसको हम लोग मान लेते हैं BC। तो यहाँ पर लंबवत दूरी प्रयोग करेंगे BC इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर ये कोण थीटा माना गया, तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसकी चौड़ाई जो है पहले हम लोगों ने बताया था B है, यानी कि ये वाला मान यहाँ पर B हो गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा ज्ञात करते हैं, इसमें आप ध्यान दीजिए ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पर ABC। तो यहाँ पर आप लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा ज्ञात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में होता है कर्ण।
तो अब ध्यान दीजिए ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब यानी कि ये वाली भुजा लंब होगी बी सी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लंब और ये कर्ण यानी कि ए सी, ये यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए साइन थीटा बराबर यहाँ पर आप लिखेंगे बी सी बटे ए सी, ए सी का मान कितना है बी, तो जब यहाँ से आप बी सी ज्ञात करेंगे तो ये इधर गुणे में आएगा यानी कि बी साइन थीटा, इतना हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा टाउ बराबर F1, इसका मान ध्यान दीजिए आई बी एल, यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, इतना हुआ, इंटू बी सी, इसका मान हो जाएगा बी साइन थीटा। इसके बाद टाउ बराबर यहाँ पर लिखेंगे आप आई बी, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एल ये वाला इंटू बी साइन 90 का मान 1 हो जाएगा और इंटू में साइन थीटा। इसके बाद टाउ बराबर यहाँ पर हो जाएगा आई बी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एल इंटू बी, एल इसकी लंबाई थी बी इसकी चौड़ाई थी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, यानी कि ए बराबर आप बता सकते हैं एल इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी जगह पे हो जाएगा क्षेत्रफल यानी कि ए और इंटू में हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बलयुग्म का आघूर्ण आ गया है टाउ बराबर आई बी ए साइन थीटा। और इसके अलावा अगर कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो अगर फेरों की संख्या दी गई तो सूत्र हो जाएगा टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो फिर ये बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा। ध्यान दीजिए एन यहाँ पर फेरों की संख्या, आई इसके अलावा ए बी साइन थीटा, तो ये यहाँ पर जो है बलयुग्म का आघूर्ण हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे चल कुंडली धारामापी के बारे में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, यानी कि चल कुंडली धारामापी के द्वारा क्या किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसके द्वारा जो हम लोग धारा का संसूचन या फिर धारा का मापन करते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि चल कुंडली धारामापी जो है 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिए, एक तो आप लोग याद रखिएगा निलंबित कुंडली धारामापी, एक होती है निलंबित कुंडली धारामापी, और इसके अलावा दूसरी होती है कीलकित, याद रखिएगा कीलकित कुंडली, अथवा बोल सकते हैं इसे वेस्टर्न धारामापी, वेस्टर्न धारामापी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो चल कुंडली धारामापी है ये 2 प्रकार की होती है, एक निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरी होती है कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारामापी। इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर दोनों कुंडलियों के जो सिद्धांत वो समान है, इसके अलावा दोनों की कार्यविधि भी सेम है, यानी कि दोनों के सिद्धांत और कार्यविधि समान है, बस दोनों की बनावट में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो आपकी निलंबित कुंडली धारामापी है, इसमें जो कुंडली होती है ये कुंडली जो है फास्फर ब्रांच की एक पत्ती से जो है लटकाई जाती है। इसके अलावा इस कुंडली का जो विक्षेप होता है वो लैंप और पैमाने की सहायता से मापा जाता है। याद रखिएगा निलंबित कुंडली में जो कुंडली होती है ये जो है फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो कुंडली का विक्षेप होता है वो लैंप और पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो कीलकित कुंडली धारामापी है, इसमें जो कुंडली है ये 2 चूलों के बीच जो है लटकती रहती है। कुंडली जो होती है वो 2 चूलों के बीच लटकती रहती है। इसके अलावा याद रखिएगा आप इसमें जो कुंडली का विक्षेप होगा, विक्षेप जो होता है यहाँ पर संकेतक की सहायता से हम लोग यहाँ पर वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों की क्रियाविधि इसके अलावा सिद्धांत सेम है, केवल दोनों की बनावट में अंतर है। तो सबसे पहले आप दोनों की बनावट ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि निलंबित कुंडली धारामापी, तो सबसे पहले आप इसकी बनावट ध्यान दीजिए। इसमें जो है एक आयताकार कुंडली होगी, इस प्रकार से जो आयताकार कुंडली होती है ये तांबे के तार की एक कुंडली होती है, और ये कुंडली जो है एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर जो है तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। इस प्रकार से ये हो जाएगी, और इसमें जो है यहाँ पर एक
दर्पण लगा होता है, जिससे हम लोग लैंप से जो है इसका विक्षेप देखते हैं। इस प्रकार से होती है। इसके अलावा ये कुंडली जो होती है, ये जो है यहाँ पर एक फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती से इस प्रकार से लटकाई जाती है, जो कि यहाँ पर मरोड़ टोपी से जुड़ा होता है। इस प्रकार से यहाँ पर लगी होती है मरोड़ टोपी, और इसका संबंध यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एक टर्मिनल से। ये टर्मिनल यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं T1। इस प्रकार से यहाँ पर ये टर्मिनल हो गया। इसके अलावा इसमें निचले सिरे पर जो है फास्फर ब्रांच की एक स्प्रिंग लगी होती है इस प्रकार से, और यहाँ पर हम लोग दूसरा टर्मिनल जोड़ देते हैं T2 इस प्रकार से। और यहाँ पर जो कुंडली होती है, ये यहाँ पर जो है घोड़ा नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच जो है लटकी रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये S, और इस प्रकार से यहाँ पर होगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं N। तो यहाँ पर ये जो कुंडली होती है वो नाल चुंबक के N व S ध्रुवों के बीच घिरी होती है। और इसके अलावा कुंडली को बिना स्पर्श किए जो है समेत इसके अंदर जो है लोहे की एक क्रोड रख दी जाती है। इस प्रकार से क्रोड इसलिए रखी जाती है ताकि यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं वो यहाँ पर संकुचित हों और यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रबल हो जाए, इसलिए इसमें जो है लोहे की क्रोड रखी जाती है। यहाँ पर ये दर्पण लगा होता है M, ये यहाँ पर फास्फर ब्रांच की पत्ती हो जाएगी, फास्फर ब्रांच की पत्ती। इसके अलावा ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर जो है, इससे याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का फ्रेम, यहाँ पर आप लिखेंगे एल्यूमिनियम का फ्रेम, और इसके ऊपर जो है ये तांबे के तार की कुंडली हो जाएगी, तांबे के तार की कुंडली हो गई। यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पर ये हो जाएगी मरोड़ टोपी, इसे हम लोग बोलते हैं मरोड़ टोपी। ये यहाँ पर फास्फर ब्रांच की पत्ती हो गई। इसके अलावा यहाँ पर ये टर्मिनल T1 और यहाँ पर ये टर्मिनल T2, यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी होती है, इसमें एक इस प्रकार से ये स्प्रिंग हो जाएगी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जिस धारा को आपको मापना होता है उसे हम लोग यहाँ पर T1 से प्रवेश कराते हैं, और यहाँ से प्रवेश कराने के बाद जो धारा है यहाँ से गुजरती है और स्प्रिंग से होते हुए T2 से बाहर निकलती है। यानी कि जिस धारा का मापन करना होगा उसे हम लोग T1 से प्रवेश कराएंगे, उसके बाद ये यहाँ पर T2 से बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा, यानी कि जो कीलकित कुंडली है, इसके लिए ध्यान दीजिए, इसमें भी जो है यहाँ पर एक कुंडली होगी, तांबे के पृथकृत तार से बनी एक कुंडली होती है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी जो है कुंडली हो जाएगी, और इस कुंडली में जो है यहाँ पर एक लोहे की क्रोड रखी होती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है लोहे की क्रोड हो जाएगी इसमें, और ये कुंडली भी जो है यहाँ पर नाल चुंबक के बीच घिरी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी जो है इसमें नाल चुंबक होगा, इस प्रकार से N, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ध्रुव S, इसके बीच में जो है यहाँ पर घिरी होती है। लेकिन ये कुंडली जो है यहाँ पर दो चूलों के बीच झूलती है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए दो चूल होते हैं, और इन्हीं चूलों के बीच जो है ये कुंडली यहाँ पर झूलती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, इससे यहाँ पर जुड़ी होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक स्प्रिंग लगी होती है, जो कि यहाँ पर एक पेंच T1 से जुड़ी होती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक स्प्रिंग लगी होती है, जो कि पेंच T2 से जुड़ी होती है। इसका काम ऐंठन बलयुग्म उत्पन्न करना होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर इसमें एक वृत्ताकार पैमाना होता है, इस प्रकार से, जिस पर यहाँ पर नंबर दिए गए होते हैं, जैसे कि 0 मान लीजिए, यहाँ पर 10, 20, 30, इधर भी होता है 10, 20, 30। इस प्रकार से यहाँ पर ये पैमाना दिया होता है, ये हो जाएगा। और इसमें जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक संकेतक लगा होता है, इस प्रकार से, जो कि इस पर जो है विक्षेप की माप दर्शाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम का ये एक संकेतक हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर
चूल लगे होते हैं, ये भी हो जाएगा। इसके अलावा ये यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है, ये यहाँ पर कुंडली है, और ये यहाँ पर जो है नाल चुंबक दिए गए हैं। तो दोनों की क्रियाविधि इसके अलावा सिद्धांत सेम है, बस बनावट में अंतर है कि ये जो कुंडली होती है ये फास्फर ब्रांच की पत्ती से लटकाई जाती है। इसके अलावा जो है इसमें जो विक्षेप होता है वो लैंप और पैमाने की सहायता से पढ़ा जाता है। और ये वाली जो कुंडली होती है, इसमें ये कुंडली जो होती है दो चूलों के बीच झूलती है। इसके अलावा इसमें जो विक्षेप होता है वो यहाँ पर हम लोग जो है वृत्ताकार जो संकेतक होता है, इस संकेतक की सहायता से वृत्ताकार पैमाने पर पढ़ते हैं। बस यही दोनों में अंतर होता है, बाकी दोनों सेम होती हैं। ये जो है यहाँ पर याद रखिएगा, इसकी सुग्राह्यता जो होती है वो कम होती है। यहाँ पर जो ये कीलकित कुंडली धारामापी है, इसकी सुग्राह्यता जो होती है वो कम होती है, लेकिन ये सुविधाजनक ज़्यादा होती है। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो कीलकित कुंडली धारामापी है ये सुग्राह्य तो कम होती है लेकिन सुविधाजनक अधिक होती है। तो हम लोग इसे मिटा देते हैं। इसके बाद आप इसका सिद्धांत ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका सिद्धांत। तो दोनों धारामापी का सिद्धांत यहाँ पर जो है एक ही होता है। तो अब ध्यान दीजिए सिद्धांत, जैसा कि अभी आपको बताया गया, इसमें जो है एक आयताकार कुंडली होती है इस प्रकार से। तो जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो जो है इस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। तो वही आप यहाँ पर लिखेंगे कि जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है तो आरोपित बल आघूर्ण जो होगा वो होगा टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कुंडली होती है इस कुंडली को जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी कि N व S, इसके बीच जो है इस चुंबकीय क्षेत्र को जो है यहाँ पर बेलनाकार बनाया जाता है। और बेलनाकार बनाने के बाद इस कुंडली के बीच में जो है हम लोग यहाँ पर एक लोहे की क्रोड रख देते हैं। तो जब इसके बीच में यहाँ पर लोहे की क्रोड रख दी जाती है तो यहाँ पर लोहे की क्रोड रख कर इसे क्या बनाया जाता है, त्रिज्य बनाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इससे लोहे की क्रोड रख कर त्रिज्य बनाया जाता है। और इस दशा में जो कुंडली का तल होता है और इस कुंडली के तल पर जो अभिलंब होता है वो चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है इससे N व S के बीच जो है बेलनाकार बनाते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो कुंडली के बीच में हम लोग क्रोड रखकर इसे त्रिज्य बनाते हैं। और इस दशा में कुंडली के तल पर जो अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। यानी कि आप यहाँ पर बताएंगे कि जब कुंडली के तल पर अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, तो यहाँ पर जब इसे त्रिज्य बना दिया जाएगा तो इस कुंडली के तल पर जो अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो जाएगा। और लंबवत होने का मतलब आप बता सकते हैं कि अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। जब यहाँ पर कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब जो बल आघूर्ण होगा टाउ बराबर NIAB साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि ये आ जाएगा फिर NIAB, इतना आ गया। इसे हम लोग बोलते हैं विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे यदि निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C, यानी कि जो निलंबन पत्ती लगी थी उसकी मरोड़ दृढ़ता कितनी है, C। इसके अलावा आप लिखेंगे तथा निलंबन पत्ती में ऐंठन फाई हो तो प्रत्यानयन बलयुग्म बराबर C फाई। याद रखिएगा,
अगर यहाँ पर निलंबन पत्ती की मरोड़ दृढ़ता C है, इसके अलावा निलंबन पत्ती की जो ऐंठन है वो फाई है, तो प्रत्यानयन बलयुग्म जो होगा वो कितना होगा, C5 होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे साम्य अवस्था में, और साम्य अवस्था में जो विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण होता है वो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे साम्य अवस्था में विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण बराबर हो जाएगा प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। तो विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण यानी कि NiAB बराबर यहाँ पर प्रत्यानयन बलयुग्म यानी कि C5 इतना होगा। तो अब अगर यहाँ से हम लोग धारा ज्ञात करें यानी कि I का मान, तो ये हो जाएगा C बटे में आएगा NaB इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये यहाँ पर जो आया है इससे आप मान लीजिए K यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर ये जो आया है यानी कि आप बता सकते हैं कि जहाँ K बराबर C बटे NaB ये जो है एक उपकरण नियतांक होगा, उपकरण नियतांक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर C बटे NaB जो है ये एक उपकरण नियतांक है, इसे जो है धारा परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जिसे धारा परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। तो अगर ये यहाँ पर नियतांक है तो इसके नियतांक होने का मतलब ये है कि फिर जो धारा है वो यहाँ पर जो विक्षेप था फाई इसके अनुक्रमानुपाती होगी, क्योंकि ये बता दिया गया कि नियतांक है, और अगर ये नियतांक है तो धारा जो है किस पर निर्भर है, इस विक्षेप पर निर्भर है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि धारा मापी में जो प्रवाहित धारा होगी वो विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए धारा मापी की सुग्राह्यता। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। तो अब ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे यहाँ पर धारा सुग्राह्यता को हम लोग लिखते हैं SI से। तो ये यहाँ पर है धारा सुग्राह्यता, इससे लिखा जाएगा SI से। और इसका सूत्र ध्यान दीजिए, सूत्र होगा इसका फाई बटे आई। ये यहाँ पर विक्षेप है और ये यहाँ पर धारा है, तो इससे हम लोग बोलते हैं धारा सुग्राह्यता। अगर आप परिभाषा बताना चाहें तो आप इसके अनुसार बता सकते हैं कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता जो है कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। याद रखिएगा, आप बताएंगे कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता जो है कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए जो अभी आपको एक सूत्र बताया गया था, सूत्र आपको ये बताया गया था I बराबर C बटे NBA फाई, ये बताया गया। तो ध्यान दीजिए अगर I इधर ले आए यानी कि फाई दिया गया ये इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, और ये पलट के इधर आएगा यानी कि ये हो जाएगा NAB और बट्टे में कितना आ जाएगा C। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए आप फिर लिख सकते हैं SI बराबर फाई बट्टे आई की जगह पे हो जाएगा NAB और बट्टे में कितना हो जाएगा C, यानी कि ये हो जाएगी धारा सुग्राह्यता। अगर आप इसे परिभाषित करना चाहते तो आप बता सकते हैं कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है, उत्पन्न विक्षेप से मापी जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर धारा सुग्राह्यता ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता, वोल्टेज सुग्राह्यता के लिए ध्यान दीजिए आप यहाँ पर बताएंगे कि यदि
कुंडली में वोल्टेज V है तो वोल्टेज सुग्राह्यता, इसे हम लोग लिखेंगे SV से, ये हो जाएगी φ/V। याद रखिएगा, यदि कुंडली में वोल्टेज V है तो वहाँ पर जो φ/V होगा इसे हम लोग बोलेंगे फिर वोल्टेज सुग्राह्यता। याद रखिएगा, इसे बोला जाएगा वोल्टेज सुग्राह्यता। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सूत्र होता है V बराबर IR, तो ये हो जाएगा फिर SV बराबर φ/V। V की जगह में मान रखिए I × R। अब इसके बाद ध्यान दीजिए SV बराबर φ/I, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए φ/I, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा NAB, बट्टे में आ जाएगा C, और यहाँ पर बट्टे में दिया गया है R, तो ये हो जाएगी वोल्टेज सुग्राह्यता। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, धारामापी की जो सुग्राह्यता है, इसके लिए ध्यान दीजिए धारामापी की सुग्राह्यता किन किन राशियों पर निर्भर है। एक तो फेरों की संख्या पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्रफल पर। यानी कि सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए यहाँ पर फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, इसके अलावा कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मरोड़ दृढ़ता है यानी कि C, इसका मान कम होना चाहिए, क्योंकि ये बटे में दिया गया। ध्यान दीजिए, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, अगर इसका मान कम होगा तभी इसका मान ज़्यादा आएगा। तो याद रखिएगा, धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है फेरों की संख्या, क्षेत्रफल, इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होना चाहिए, लेकिन जो मरोड़ दृढ़ता है इसका मान यहाँ पर कम होना चाहिए। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।